नमस्कार दोस्तों, भारत स्पीक्स विद टीम न्यूज़ आवर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट अमित भाटिया और हमारे साथ आज जुड़े हैं वैभव सिंह जी। बहुत पॉपुलर हैं ऑफेंसिव डिफेंस, डू पॉलिटिक्स और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं इनको, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। पाकिस्तान सब्जेक्ट जो है इनका मेन डोमेन है और आज का मुद्दा भी वही है। वैभव भाई बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू अमित जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, तो वैभव भाई काफ़ी कुछ चल रहा है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इ इकोनॉमिकली और जियो स्ट्रैटेजिकली। तो इन 2 मुद्दों पे आज हम मेनली बात करेंगे। अगर अफ़गानिस्तान का देखें तो पीछे काफ़ी चेंजेस आए थे पूरे स्ट्रैटेजिकली जब यूएस ने एग्जिट किया, उसके बाद अल ज़वाहिरी का टारगेट उसको उसको किलिंग होना वहाँ से, उसके बाद आज की सिचुएशन में वो पाकिस्तान के ऊपर और काफ़ी खींचातानी चल रही है उनमें और तालिबान का कहीं न कहीं बीच में ये भी आया है कि दे दे वांट गुड रिलेशंस विद इंडिया। सर, किस तरह की सिचुएशन देखते हैं आप? और बीच में इसमें इन्वॉल्व्ड है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ऑल्सो। तो ये जो खिचड़ी सी पकी हुई है वहाँ पे, तो वो अगर हमारे लिए थोड़ी-सी सुलझाने की कोशिश करें कि क्या-क्या वहाँ पे एलिमेंट्स हैं हू आर रियली हू रियली मैटर एट दिस टाइम? देखिए, अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में जो सबसे पावरफुल फ्रैक्शन अभी जो लोगों को दिखाई देता है, या जो बाहर से देखने में लगता है, वो तो हक्कानी नेटवर्क ही है। बिकॉज वो वहाँ पे होम मिनिस्टर भी है अभी इस समय, सिराजुद्दीन हक्कानी जो है। और अनस हक्कानी इज रनिंग द शो ऑन द ग्राउंड इन काबुल, जो उसका छोटा भाई है। और अनस हक्कानी का ट्वीट भी काफी पॉपुलर हुआ था, अगर आपको याद हो, जिसमें उसने कहा था कि हम सोमनाथ का मंदिर हम फिर से तोड़ेंगे। हम गजनवी ने जितनी बार तोड़ा, हम उससे ज्यादा बार तोड़ेंगे। हम वो हिस्ट्री रिपीट करेंगे। इस तरह की बातें अनस हक्कानी ने अपने एक ट्वीट में लिखी थी। अ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हक्कानी इज वेरी पावरफुल इन अफगानिस्तान। लेकिन देखिए, अफगानिस्तान कभी भी किसी एक आदमी के चलाए चला नहीं है। ये कोशिशें बहुत बार हुई हैं, बट क्योंकि वो जो पूरा सिस्टम है, जो कल्चर है, जो सकाफत है उस मुल्क की पूरी, वो इस तरह की है, जो जो पूरा डायमेंशंस हैं उस स्टेट के। वहाँ पे वॉरलॉर्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे नजीबुल्लाह की हो, चाहे तालिबान की हो, चाहे जिसकी भी हो, वॉरलॉर्ड्स अपने एरियाज में अपनी मनमानी करते हैं। और ये उनका कल्चर है कि भाई, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं मलिक जई कबीले का अगर मैं वॉरलॉर्ड हूँ, तो उसकी जो टेरिटरी है उसमें वही होगा जो मैं चाहूंगा। काबुल में हुकूमत हक्कानी की है या गनी की है या करजई की है या खुद बाइडन आके बैठा हुआ, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम से अफगानिस्तान चलता है। और तो ये कहना कि सबसे जो सारी पावर है वो हक्कानी के पास है, ये गलत है। हाँ, हक्कानी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, कि मुल्ला उमर के जो बेटे हैं, मुल्ला याकूब, मुल्ला याकूब इज असर्टिंग पावर। वो अपनी पावर पर्दे के पीछे से काफी असर्ट कर रहे हैं। और जो आपने टीटीपी का नाम लिया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, टीटीपी को चलाने वाला, और देखिए आईएसआई या पाकिस्तान भी मुल्ला याकूब का नाम नहीं ले रहे। वो बार बार ये टीटीपी का नाम लेते हैं, वो बार बार नेगोशिएशंस कर रहे हैं, काबुल जा रहे हैं उनके ऑफिसर्स आईएसआई के, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन मुल्ला याकूब का नाम नहीं ले रहे, बिकॉज वो मुल्ला उमर का बेटा है। उसके ऊपर एक स्टैंप है, एक वैलिडेशन का, उसके फादर के नाम का, जो कि तालिबान के हेड थे, अगर आपको याद हो, मुल्ला उमर। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि मुल्ला याकूब इज असर्टिंग पावर एंड चैलेंजिंग हक्कानी इन अफगानिस्तान। वो बेसिकली असर्ट कर रहे हैं, हक्कानी को उसकी जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप आईएसआई की के कंधों पे बैठ के आएंगे और आप पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपनी मनमानी करेंगे। तो अगर जिहाद अफगानिस्तान के अंदर जायज था, तो जिहाद फिर पाकिस्तान के अंदर भी जायज है। क्योंकि वो पाकिस्तान को एज ए कोलैबोरेटर देखते हैं अमेरिका का। बिकॉज जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर जंग छेड़ी, जिसकी वजह से तालिबान की जो रजीम थी वो खत्म हुई, तो अमेरिका को जो एयर बेसिस थे वो पाकिस्तान ने दिए, जो मिलिट्री बेसिस थे वो पाकिस्तान ने दिए, उनको जो सप्लाई रूट्स थे वो पाकिस्तान ने दिए।
उनकी जितनी सपोर्ट थी, अमेरिका बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के अफगानिस्तान में वो सब नहीं कर सकता था जो उसने किया। इमरान खान साहब रिजीम चेंज की बातें करते हैं कि अमेरिका ने उनके यहाँ रिजीम चेंज की है। सबको पता है कि ये झूठ है, लेकिन अगर की भी है तो असली रिजीम चेंज जो होता है, जो अफगानिस्तान में हुआ था, वो अमेरिका ने पाकिस्तान के ही सपोर्ट से किया था। और ये बात सबको पता है अफगानिस्तान के अंदर, वो चाहे अमेरिका को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स हो या अमेरिका को अपोज करने वाले ग्रुप्स हो, उन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि वो दोनों ही ग्रुप्स पाकिस्तान से नफरत करते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के अंदर आज की डेट में पाकिस्तान का जो सपोर्टिंग ग्रुप है वो इकलौता हक्कानी नेटवर्क है। उसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। हक्कानी के डर से कोई कुछ ना कहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो और जहां तक आपने बात की इंडिया की, कि इंडिया के साथ वो रिलेशंस अच्छे चाहते हैं या नहीं चाहते, देखिए अफगानिस्तान के साथ इंडिया के 5,000 साल पुराने रिलेशंस हैं, कल्चरल भी हैं, ट्रेड के भी हैं, और भी बहुत सारे रिलेशंस हैं। अ, अफगानिस्तान में इंडिया को जाना था और इंडिया गया है वापस। अगर आपको पता हो तो हमारे धीरे धीरे वहाँ पे हमारी एम्बेसी भी वहाँ ऑपरेशनल हो गई है दोबारा, और हमारे डिप्लोमेट्स भी वापस जा चुके हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो इंडिया भेज रहा है वहाँ पे अफगानिस्तान में। एट द एंड ऑफ द डे मुल्क को चलाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। अ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप किसी से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी नफरत करते हैं। मुल्क को चलाने के लिए सबसे जो बड़ी चीज होती है वो होती है कि आपके पास एक नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, कि आप अपने आप को एसोसिएट कर पाए उस मुल्क के साथ। जो अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान में अलग अलग एथनिसिटीज के, अलग अलग कौमियत के लोग रहते हैं। उसमें उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, पश्तून भी हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उसमें हजारास भी हैं, शियाज भी हैं। तो इन सारे ग्रुप्स में एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी की, नहीं भाई हम अफगान हैं, सबसे पहले तो ये हो। दूसरी चीज है पैसा। आपके पास पैसा होगा तब आप एक मुल्क चला सकते हैं, जब आपके पास पैसा नहीं है तो वो मुल्क नहीं चलेगा। उसके बाद आता है ट्रेड। आपका व्यापार होना चाहिए दूसरे लोगों से, क्योंकि कोई भी मुल्क हर एक चीज अपनी जरूरत की खुद नहीं पैदा कर सकता। आपको कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आपको बाहर से लानी होगी। आप राशन खुद पैदा कर लेंगे, आप फ्रूट्स खुद पैदा कर लेंगे, आप सब कुछ खुद पैदा कर लेंगे, लेकिन फिर आपको पता चलेगा शायद हमको तेल के लिए बाहर जाना है, तेल हमको शायद बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के पास तेल बहुत है, लेकिन उनके पास वो फूड सप्लाईज नहीं है, वो फूड सप्लाईज के लिए दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट है। तो ट्रेड भी बहुत जरूरी है। तो आप पूरी दुनिया से, और स्पेशली अपने रीजन में, अगर आप पाकिस्तान की हालत देखें तो ये जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे हैव बीन डूइंग। उन्होंने जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट किया है, इमरान खान ने जो बैंड बजाई है, वो सब कुछ एक तरफ। सबसे बड़ा रीजन आप सोचिए कि उस पाकिस्तान में आज की डेट में गेहूं के लिए लोग एक दूसरे का खून कर रहे हैं, आटे के लिए, आटे की बोरी के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। जिसके पड़ोस में इंडियन पंजाब है, जो कि पूरे हिंदुस्तान को जो है वो गेहूं और आटा सप्लाई कर रहा है। तो मतलब आप सोचे कि लाहौर से अमृतसर की दूरी कितनी है? आधे घंटे की दूरी है, और वो आटा इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, रूस से वो आटा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अ, कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है, ये अफगानिस्तान को उस चीज की समझ है कि भाई हमको अपने रीजनल जो नेबर्स हैं उनके साथ हमें अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं। अदरवाइज जो आवाम है, अगर आवाम खड़ी हो गई अफगानिस्तान की तालिबान के खिलाफ, जो आम लोग हैं, तो वो जो परिस्थिति होती है ना, मरता क्या ना करता, जब वो भूखे मरने लगेंगे तो उनको यार भूख से तो मरना ही है ना, तो इनकी गोली खा के मर जाओ, उससे अच्छा है। बट वो विरोध करेंगे, फिर वो खड़े होंगे। तो तालिबान को ये पता है कि इस मुल्क के ऊपर कब्जा तो कर लिया है, बट इसको एक साथ रखने के लिए, लोगों में अपनी कबूलियत एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी, अपनी जो स्वीकार्यता है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, हमें इनको, इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमें उनका ध्यान देना पड़ेगा। तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर आप ये तीन चीजें इंश्योर नहीं करेंगे तो लोग आपके विरुद्ध खड़े होंगे। तो इस वजह से वो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं। ईरान ने उनको, सॉरी, इंडिया ने उनको ईरान के थ्रू जो है वो काफी सारा जो है रसद जो है वो भेजा भी था पिछले साल।
जब क्राइसिस पैदा हुई थी। और अभी भी आप देखें तो आटे की, घी की, या जिन जो एसेंशियल आइटम्स हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो पाकिस्तान में अफगानिस्तान से 3 गुना 4 गुना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन अफगानिस्तान में पाकिस्तान से 4 गुना कम है। पाकिस्तान का तो आई थिंक आज आया है 57% इन्फ्लेशन है कुछ। देखिए, दो दो तीन चीजें हैं इसमें। जब आप पाकिस्तान में जब आप डेटा की बात करते हैं तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि पाकिस्तान में डेटा बड़ा फज्ड होता है। सेंसस वहाँ पिछले 20-25 साल से हुआ नहीं है, तो आप वहाँ मतलब अंदाजा आप लगाते हैं कि शायद इतनी पॉपुलेशन हो गई होगी, शायद उतनी पॉपुलेशन हो गई होगी। मतलब वो सारे एजम्पशन पे बेस्ड है फिगर्स। और चूंकि इकोनॉमी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के, वो इतने ज्यादा वीक हैं कि ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो डेटा वो कोट कर रहे हैं वो डेटा कितना रियल है और वो डेटा कितना रियल नहीं है। जी। अ, इसमें अभी एक बात चली थी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, शहबाज शरीफ ने भी उसके बारे में कहा कि हमें इंडिया से बात करनी चाहिए, और इधर से मोदी जी का भी आया था कि कहीं ना कहीं ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये बाय डिजाइन भी है। इट्स नॉट ये, जैसे कि उन्होंने आई थिंक पहले पुलवामा के बाद उन्होंने केरला में एक जनसभा में ये कहा भी था कि हम आइसोलेट कर देंगे पाकिस्तान को, और जो दिख रहा है डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करके और इकोनॉमिकली एकदम नीचे लाना, वो उन्होंने क्लेम भी किया है कि ये हमने किया है, इसको इसमें हमारे एफर्ट्स हैं। तो आप उस चीज को कैसे देखते हैं? डू यू थिंक इट देयर हैव बीन एफर्ट्स व्हिच हैव बीन पुट बाय इंडिया टू आइसोलेट देम? देखिए, इंडिया हैज बीन पुटिंग एफर्ट्स टू आइसोलेट पाकिस्तान सिंस बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, या जो कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू हुई तब से इंडिया एफर्ट्स कर रहा है। लेकिन वो कभी भी मटेरियलाइज उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे इंडिया चाहता था। मैं जो अभी जो आइसोलेशन है पाकिस्तान का, मैं उसको इस पराय में नहीं देखता या उस नजरिए से नहीं देखता कि ये इंडिया ने बहुत कोई एफर्ट किया और इंडिया के एफर्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। अफगानिस्तान में जो हुआ, जो अमेरिकन विड्रॉल हुआ और जो अमेरिका की एम्बेरसमेंट हुई, और जिस तरीके से पाकिस्तानी स्टेट ने, आवाम ने, लोगों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, और इन लोगों ने सेलिब्रेट किया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। ठीक है। तो अ, मुझे लगता है कि वो ज्यादा उसका लेना देना उस चीज से है एज कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज बीन डूइंग। क्योंकि देखिए, दुनिया के जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे बाकी के इंस्टीट्यूशंस है, ये बेसिकली दे ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ यूएस डीप स्टेट। जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। और क्यों ना करेंगे, उनको सारे चलाते भी वो हैं, उनको फंड भी वो करते हैं, तो अपने मर्जी से चलाएंगे भी, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये उसका ज्यादा जो ताल्लुक है वो उस इस फैक्ट से है कि जो अमेरिका को जो एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी है, तो अमेरिका इज पनिशिंग पाकिस्तान फॉर दैट, जो अफगानिस्तान में हुआ। और ठीक है, इंडिया, वो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ये बात कही कि भाई हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। आप मुझे एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं पाकिस्तान के जिसने ये कहा हो कि हम इंडिया के साथ खराब ताल्लुकात चाहते हैं। आप मुझे एक पाकिस्तानी आर्मी चीफ का नाम बताइए जिसने ये आज तक कभी कहा हो, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, जिन्होंने टेररिज्म किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनमें से किसी एक का नाम बताइए जिसने कहा हो कि हम इंडिया के साथ खराब ताल्लुकात चाहते हैं। ये चीजें कह के थोड़ी होती है। अगर किसी ने कह दिया हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो कल वो एक बटन स्विच ऑफ होगा। उन्होंने जिस दिन बयान दिया उसके 48 घंटे के अंदर जम्मू में जो है, आपको आपको पता होगा कि जो है कि 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुई, उससे पहले आपका ये टारगेट किलिंग्स हुई, वो हो ही रही हैं। टारगेट किलिंग्स चल रही है। तो देखिए, मैं स्टेटमेंट्स में और मैं बयानों को मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता। मैं आई विल टेक एक्शंस मच मोर सीरियसली देन मेयर वर्ड्स। कि आप कुछ चीजें कहते हैं और आप करते कुछ है। मैं आप मुझे ये बताएं कि वो ग्राउंड पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं। क्या वो कश्मीर इशू को गिव अप करने को तैयार है? नहीं। क्या वो टेररिज्म को गिव अप करने को तैयार है? नहीं। वो कहते हैं बैठ जाते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। वो जो जी। बैठ के बात करने की जो विंडो बार बार वो आपसे मांगते हैं, वो क्यों मांगते हैं?
कि दुनिया में एक ये सिग्नल जाए कि नहीं, चीजें चल रही हैं, बातचीत हो रही है, इट्स बिजनेस एज यूजुअल, और कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, और फिर दुनिया भर के लोग आए, इन्वेस्टमेंट्स आए, तो दे दे आर बेसिकली इनटू द बिजनेस ऑफ बाइंग टाइम। वो टाइम बाई करना चाहते हैं, वो आपको एंगेज करना चाहते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पीस हो जाए, सब चीजें स्टेबलाइज हो जाए, हमको थोड़ा टाइम मिल जाए, हम अपनी थोड़ी इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल कर ले, हम फिर इनको देख लेंगे। दिस इज द एक्चुअल माइंडसेट इन पाकिस्तानी डीप स्टेट, या जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी हैं। पाकिस्तान की इंडिया पॉलिसी शहबाज शरीफ तो नहीं डिसाइड करता। जी। पाकिस्तान की चाइना पॉलिसी शहबाज शरीफ तो नहीं डिसाइड करेगा। पाकिस्तान की अमेरिका पॉलिसी भी नहीं डिसाइड करेगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अ ग्लोरिफाइड मेयर ऑफ इस्लामाबाद। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इस्लामाबाद का एक ग्लोरिफाइड प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके हाथ में कोई भी सब्सटेंशियल चीज नहीं होती। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बटन उसके हाथ में नहीं होते। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उसके हाथ में नहीं होती। पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी उसके हाथ में नहीं होती। पाकिस्तान की इंटीरियर पॉलिसी उसके हाथ में नहीं होती। पाकिस्तान का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अली वजीर, जिसका ताल्लुक जो है वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से है, जो कि अभी उनकी गवर्नमेंट में एलाई है, जिसके सपोर्ट से इनकी ये गवर्नमेंट खड़ी है। अली वजीर को जेल से नहीं छुड़ा पा रहे वो, उनकी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में। होम मिनिस्टर उनका अपना बंदा है राणा सनाउल्लाह। राणा सनाउल्लाह के पास की हैसियत इतनी नहीं है कि वो ये ऑर्डर कर सके कि भाई, जिस बंदे का रिलीज कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि इसको छोड़ा जाए, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसको नहीं छुड़ा पा रही है। और ये आप बात करते हैं इंडिया से कमिटमेंट की, जो अपने मुल्क में अपनी खुद की गवर्नमेंट के एक एलाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जेल से नहीं छुड़ा सकते, जिसको कोर्ट ने कह दिया है छोड़ दो, बरी कर दो, उसको नहीं जब छुड़ा पा रहे, तो यार इंडिया से उनकी जो कमिटमेंट है, मैं उसको कैसे सीरियसली ले लूं? वाई शुड आई टेक इट सीरियसली? और वाई शुड एनीबडी फॉर दैट मैटर टेक इट सीरियसली? अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती, आप उसके बाद इंसिस्ट करते हैं, जैसा आपने देखा था, मैंने ट्वीट किया कि आप रावलपिंडी से एंगेज करिए, बिकॉज वहां पे जो भी होगा वो रावलपिंडी डिसाइड करेगी, वो इस्लामाबाद नहीं डिसाइड करता। वो जीएचक्यू रावलपिंडी में जो आर्मी चीफ बैठा है वो डिसाइड करेगा। मुशर्रफ ने कमिटमेंट की, सीज फायर रहा जब तक वो प्रेसिडेंट रहा इंडिया के साथ बॉर्डर पे। जब तक अभी अपना बाजवा साहब, जावेद कमर बाजवा, ये जब तक आर्मी चीफ रहे, इन्होंने एक प्रॉमिस किया कि भाई हम सीज फायर करते हैं। दुबई में मीटिंग हुई अजीत डोवाल की और जनरल फैज हमीद और जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट थी, वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि भाई हम सीज फायर करेंगे, और ना हम आपकी तरफ फायर करेंगे ना आप हमारी तरफ करें। पिछले 3 साल से बिल्कुल शांति थी बॉर्डर पे, बिल्कुल कोई फायरिंग नहीं हो रही थी 2 साल से। तो जो जो कमिटमेंट रावलपिंडी से आएगा, या जो इच्छा रावलपिंडी की तरफ से जाहिर की जाएगी, वही चलेगी, वही सस्टेनेबल है, वही बिलीवेबल है। लेकिन शहबाज शरीफ कहता रहे, वो तो नवाज शरीफ तो 3 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, वो इंडिया भी आए, वाजपेयी साहब इस्लामाबाद भी गए, लाहौर गए, मीनारे पाकिस्तान पे जाकर के खड़े होकर के उन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई, अगर आपको तसल्ली इस बात से मिलती है कि मैं मीनारे पाकिस्तान पे खड़ा होकर पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लूं, तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि जब वो मीनारे पाकिस्तान से निकले, तो मीनारे पाकिस्तान को पानी से धोया गया, ये कह करके कि यहाँ पे एक हिंदू काफिर आया था, ये जगह जो है ये गंदी हो गई है। सो ये सारी रियलिटीज हैं। तो आपको रियलिटीज जो है ना, वो इन टोटलिटी आपको देखनी चाहिए। आप सिर्फ एक साइड ऑफ द पिक्चर देख करके आप खुद को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई चलो मैं कन्विंस हो गया, बट इज दैट अ रियलिटी? नो, इट इज नॉट। आपको, चूंकि हमारे यहाँ, हमारे देश में लोगों को शौक बड़ा है खुद को अंधेरे में रखने का, खुद को बेवकूफ बनाने का, तो जो खुद को बेवकूफ बनाए, आप उसका, नोबडी कैन सेव दोस पीपल। आई थिंक इसमें विश्वास तो क्या कर सकते हैं, आई थिंक उनके जो प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहते हैं कि यू टर्न लेना अच्छी बात है, और आई मीन दे आर नॉट, उन्होंने कहा कि ये यू टर्न लेना एक स्टेट्समैन की निशानी है। स्टेट्समैन की निशानी है, एक अच्छे पॉलिटिशियन की। तो आई मीन दे हैवंट इवन केप्ट एनी ऑफ देयर कमिटमेंट्स, जो रिटन कमिटमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं। तो जब वो नहीं किए, तो बाकी जुबानी तो कुछ भी कहते रहे, इट डजंट मैटर। इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था जो ज़रबे अज़्ब हुआ था, उसमें इन्होंने ये जो एफ पाक पे हम अगर वापस जाएं, क्योंकि वो ड्यूरेंट लाइन तो मानते नहीं है, जो अफगान या पठान हैं वहाँ के,
चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे उस साइड हो। तो उन्होंने उस समय तो पूरा कारपेट बॉम्बिंग्स कर दिए थे। ये दर्रा नाम की जगह है 40 किलोमीटर आई थिंक पेशावर से। दर्रा आदम खेल। हाँ, जो उनकी पूरी, अच्छा, खैबर दर्रे की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, जो जो इनकी गन मार्केट थी और गन फैक्ट्रीज वगैरह दर्रा आदम होती थी। खेल। जी जी जी। तो उसमें इन्होंने पूरा सफाया कर दिया और इस तरह से कर दिया। आज की डेट में डज पाकिस्तान हैज दैट कैपेबिलिटी टू डू दैट जो उन्होंने उस समय किया था, या किस तरह से डील करेंगे? क्योंकि काफी लोग, उनके काफी सैनिक सैनिक गए या मुजाहिद गए हैं, वो मारे जा रहे हैं, इजंट इट? देखिए, पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी तो है कि ठीक है, वो बॉम्बिंग कर सकते हैं अफगानिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास फाइटर जेट्स हैं, उनके पास गनशिप्स हैं, उनके पास आर्टिलरी की कैपेबिलिटी है, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी एक जो फ्लैशेस, जो स्कर्मिशेस हुए थे अब पाक अफगान बॉर्डर पे तालिबान और पाकिस्तान के बीच, अभी आज से करीब 10 दिन पहले की बात है, 10-15 दिन पहले की। तो उसमें जो अफगान्स थे, उन्होंने पाकिस्तान के जो जो चमन बॉर्डर है उसके जो जो सिविलियन एरियाज है वहां पे उन्होंने कुछ आर्टिलरी शेल्स फायर फायर कर दी थी, जिसमें कि कुछ सिविलियंस की डेथ हो गई। तो जब सीज फायर हुआ और दोनों साइड के लोग जब बैठे, तो पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव थे पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने जब उनसे पूछा कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम आपकी पोस्ट पे फायर कर रहे हैं, तो आप हमारी पोस्ट पे फायर करो, आप सिविलियन एरियाज पे क्यों फायर कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारे जो फाइटर्स हैं ये ट्रेंड तो है नहीं ये आर्टिलरी ऑपरेट करने के, तो इनकी ट्रेनिंग नहीं थी, तो गलती इन्होंने फायर करते इनको पता नहीं कहाँ जा रहा था। ठीक है। सो ये एक लेवल है इस समय, जो द प्रॉब्लम दैट एक्चुअली पाकिस्तान इज फेसिंग, कि ये सिविलियन एरियाज में भी फायर कर देंगे, इन्हें पता ही नहीं है, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है कि यार आर्टिलरी कैसे फायर होती है, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, फाइटर जेट कैसे ऑपरेट होते हैं। ये तो कहीं भी कुछ भी फायर कर देंगे। सो ये भी एक प्रॉब्लम है दैट पाकिस्तान इज फेसिंग। और पाकिस्तान को ये पता है कि देखिए, हम तो इनको आर्टिलरी फायर कर देंगे, पाकिस्तान की जो आर्म्ड जो कैपेबिलिटी है क्या अमेरिका से ज्यादा है? अमेरिका से ज्यादा तो ना उनके उनकी एयरफोर्स स्ट्रांग है, ना उनकी आर्मी स्ट्रांग है, ना उनकी नेवी स्ट्रांग है, ना उनकी स्पेशल फोर्सेस स्ट्रांग है, ना उनके पास टेक्नोलॉजिकल जो एज है अमेरिका के पास वो है उनके पास। जब अमेरिका नहीं काउंटर कर पाया तालिबान को इन सारे वेपनरीज के थ्रू, तो पाकिस्तान कैसे कर लेगा? तो देखिए, जब गुरिल्ला वॉरफेयर की बात होती है ना, आप जैसे आप अभी आप देखते हैं ना, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है, लोग कह रहे थे ना कि मतलब 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा और रशिया जो है बिल्कुल कुचल के निकल जाएगा। क्या हुआ? आज तक फंसा हुआ है। जब आम आदमी जब गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक में घुस जाता है एक बार, तो उसके साथ फाइट करना बड़ा मुश्किल है। और टीटीपी आपकी दुश्मन ऑलरेडी हो रखी है, जिसके पास कम से कम 20,000 फाइटर हैं, इट अ वेरी कंजर्वेटिव फिगर। अगर 20,000 फाइटर्स टीटीपी के पास, आप उनको रिहेबिलिटेट करने की बात कर रहे हैं, यार इनको कैसे भी करके रिहेबिलिटेट करो, इनके साथ बात करो, इनके साथ सीज फायर करो। मतलब पीस की डिमांड या जो है वो टीटीपी नहीं कर रही है, पाकिस्तान आर्मी कर रही है। तो इस सिचुएशन में क्या वो अफगान तालिबान के साथ भी लड़ाई मोल ले लें? तो 20,000 उनसे पहले नहीं संभल रहे, वो लाख 1.5 लाख और फाइटर्स खड़े हो जाए उनके सामने, तो फिर क्या होगा? और देखिए, आपने फेंसिंग कर ली, वो जो फेंसिंग करी है उन्होंने, उस फेंसिंग के बावजूद पाकिस्तान से आटा स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है, डॉलर स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहे हैं, जो खाने पीने की अशिया है, जो बाकी चीजें हैं, वो सारी जा रही हैं। तो वो फेंसिंग तो यूजलेस है ना, वो बॉर्डर ही इस तरीके का है, आप उस पर 100% फेंसिंग कर ही नहीं सकते। देयर विल ऑलवेज बी लूप होल्स। या आप उसको मैन करना चाहें तो आप फेंसिंग आपने कर दिया, आप मतलब 2,000 किलोमीटर 2,500 किलोमीटर का बॉर्डर आप कैसे मैन कर लेंगे? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो अफगान तालिबान के खिलाफ वो कोशिश कर सकते हैं, बट अगर वो टीटीपी के खिलाफ नहीं सक्सीड हो रही, उन्होंने राह रास्त करके देख लिया, उन्होंने ज़रबे अज़्ब करके देख लिया, उन्होंने 2-3 और ऑपरेशन छोटे बड़े लेवल पे कर लिए, मतलब हुआ क्या है कि चलो ठीक है कि अब इनका क्लेम ये कि पेशावर में बम नहीं फटते। तो पेशावर में बम नहीं फटते, अगर आपके ये रिजल्ट है आपके 3-3 4-4 ऑपरेशंस का, तो पेशावर में फिर फटने लग जाएंगे। वो टीटीपी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम्म। दे कैन इजीली डू। तो
और जो लास्ट हम इसमें आएंगे, लास्ट सेक्शन है वो अमेरिका का रोल भी है कि वहां पे जो आई थिंक कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे काफी ज्यादा एक प्रो इंडिया स्टैंस था उनका, जो ओवर्टली और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स पाकिस्तान था, वो जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है बाइडन के आने से, या फिर एक एक रिलेशंस में वो क्लैरिटी नहीं रही जितनी उस समय थी। जब यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अमेरिका ने एग्जिट किया है, जो हथियार वहां पे छोड़े थे, व्हाट इज इट फॉर, आई मीन, तो वो अभी देखिए वो कहाँ गए? हथियार किस लिए वो हथियार किस लिए छोड़े गए थे सबको मालूम है, और जिस लिए छोड़े गए थे उसी तरीके से उन हथियारों का यूज हो रहा है। ठीक है, आज के वो हथियार छोड़े गए थे टू पनिश पाकिस्तान। ठीक है, अब वो हथियार टीटीपी भी यूज कर रही है, वो हथियार जो बाकी के ग्रुप्स है वो भी यूज कर रहे हैं, आईसिस के पास भी गए हैं वो। तो बेसिकली अमेरिका इज नो बडी इज फ्रेंड एक्सेप्ट इसराइल। इसराइल को छोड़ करके अमेरिका किसी देश का दोस्त नहीं है। और इंडिया में वहां पे कौन प्रेसिडेंट रहता है, देखिए प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहते हैं अमेरिका जैसी कंट्रीज में, या यूके में या फ्रांस में। डीप स्टेट सेम रहती है, डीप स्टेट नहीं चेंज होती है। डीप स्टेट की जो पॉलिसीज हैं वो सेम रहती हैं, वो नहीं चेंज होती। तो जो डीप स्टेट है अमेरिका में या यूके में, दे डोंट वांट टू सी अ स्टेबल इंडिया दैट इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एट अ पेस। उस रफ्तार से अगर वो ग्रो कर रहे हैं जिस रफ्तार से अमेरिका नहीं चाह रहा, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है। और वो जो हथियार है अफगानिस्तान में, उनका अभी यूज एक्चुअली मैं समझता हूँ हुआ नहीं है एक्चुअली, अभी उनका यूज होना है एक बड़े स्केल पे। बिकॉज अमेरिका जैसी कंट्रीज जब इस तरह के जब डर्टी गेम्स में घुसते हैं, जहाँ पे इंसर्जेंसी और यू नो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, आप उसको जो भी कह लें, जब वो इंसर्जेंसीज में घुसते हैं तो दे प्ले वेरी डर्टी। तो और वो उनका गेम प्लान होता है कम से कम अगले 20 साल का, 25 साल का। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पाकिस्तान को बेसिकली घुटनों पे बिठाने की तैयारी है उनकी, कि उनको घुटनों पे ला करके उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनसे हर वो काम कराया जाए जो वो नहीं करना चाहते, जिसको लेकर के वो बहुत केजी हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं। और पाकिस्तान में एक्चुअली अभी भी टेररिज्म शुरू नहीं हुआ है। हमने अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था डिफेंसिव ऑफेंस पे, जिसपे हमने फिगर्स दिए थे कि पिछले एक साल में कितने ज्यादा कैजुअलिटीज जो है वो हुई है पाकिस्तान में, और कितने टेररिस्ट अटैक्स हुए, कितने अलकायदा ने किए, और कितने आईसिस ने किए हैं, कितने टीटीपी ने किए हैं, और इन्होंने किए हैं। तो एक्चुअली ये 10 गुना बढ़ेगा आने वाले टाइम में, जो हमने फिगर दिया था उस फिगर से इंटू 10 होगा अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल में। अगर पाकिस्तान उसी तरीके से चलता रहता है, वही जो दोगली नीतियां हैं, वही जो क्या कहते हैं उसको, जो डबल गेम वो खेलता रहा है अमेरिका के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ, अगर वो उसी तरीके से करता रहा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मतलब आई सिंपैथाइज विद पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो इनोसेंट, जो आम आदमी है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए दिन भर रिक्शा चलाता है, शाम को 2 रोटी अपने बच्चों के लिए लेके आता है। मुझे उसके साथ सिंपैथी है। बाकी जो अशराफिया है, जो एलीट है पाकिस्तान का, उसके साथ मुझे जीरो सिंपैथी है। बिकॉज ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान की इन पॉलिसीज का विरोध नहीं किया, कभी भी राइट। सड़कों पे नहीं उतरे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है और आप इस चीज को, एक जेनोसाइड को, एक प्रोग्राम को जो है आप फाइनेंस कर रहे हो, उसको आपने क्रिएट किया, ये गलत है। कोई कितना भी बड़ा पाकिस्तानी लिबरल हो, कितना भी पाकिस्तानी यू नो जमहूरियत पसंद, डेमोक्रेसी लवर हो, या वेस्ट एजुकेटेड लिबरल हो, उन्होंने कभी वैभव सड़कों पे निकल के। वैभव भाई, पाकिस्तान इटसेल्फ जो मतलब उसकी क्रिएशन हुई थी वो यही है कि भारत का जो ये पूरा जो हिस्सा था उस समय, उसमें एक कैंसर पैदा किया जाए, जो आईएसआई को मैं अभी भी देखता हूँ कि द मोमेंट यू लेट इट ऑन योर ओन, वो कभी ना कभी खड़ी होके फिर से कुछ ना कुछ अपना करती रहेगी। दे विल नॉट लेट आप ये सोचिए कि पीसफुल।
आप उनकी आप ये देखिए ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ये सिचुएशन देखिए जहां उनके पास खाने को नहीं है, लोग आटे की बोरियों पे मर जा रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये चल रहा है कि पाकिस्तान आज बैंकरप्ट होगा, एक हफ्ते बाद बैंकरप्ट होगा। लाहौर जैसे शहर में, दैट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर जैसे शहर में रात में 10 बजे के बाद बिजली नहीं है मार्केट्स में, और कोर्ट ऑर्डर कर रही है कि रात में 10 बजे के बाद जो है वो बिजली नहीं चलाई जाएगी, 8 बजे के बाद शादी घर बंद कर दो। तो जहां पे ये सिचुएशंस हैं, इस सिचुएशन पे भी वो टेररिज्म को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो जम्मू में ब्लास्ट करवा रहे हैं। सो यू शुड अंडर, खालिस्तान के पूरे जो है नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप सोचे कश्मीर, उनको पता है कि इसके पीछे जो है, देखिए खालिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो इट इज नॉट इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, ठीक है, इट इज नॉट इस्लामिक टेररिज्म, वो इस्लामिक टेररिज्म नहीं है। वो जो मिलिटेंसी है वो उसमें जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर हमारे अपने लोग हैं, वो हमारे इंडियंस हैं। लेकिन वहां पे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो पाकिस्तान मतलब जो सराइकी बेल्ट से पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के जो नशे में गिरफ्तार लोग हैं उनको उठा करके लेके आते हैं और उनको बॉर्डर क्रॉस करा के टेररिज्म कराते हैं। राइट। वो अभी भी ये चीज गिव अप करने को तैयार नहीं है इस परिस्थिति में, इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, इस कहते हैं इस भिखमंगई के दौर में भी वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो करेंगे। तो आप सोचिए कि उनका रिजॉल्व कितना स्ट्रांग है। तो हमें ये डिसाइड करना, क्या हमारा रिजॉल्व उतना स्ट्रांग है, क्या हमारा रिजॉल्व इतना स्ट्रांग है कि हम तो पाकिस्तान को उस नहज पे ले जाएंगे जहां पे उसके पास एक वक्त की भी रोटी ना बचे। हम इसीलिए इसीलिए मेरा कहना है, क्योंकि आई मीन दे आर प्रिपेयर्ड टू हैव अ फ्यू एलीट्स हैविंग ऑल द कमांड्स। ठीक है, जब तक उनके जनरलों के पैसे के पास पैसे होते रहेंगे, पब्लिक वहां पे इस तरह से नहीं खड़ी होने वाली। तो डू वी हैव टू पुश इट समवेयर, क्योंकि आज की डेट में वॉर नोबडी वांट्स। आई मीन व्हेन इंडिया इज ग्रोइंग स्पेशली, आप एक जो प्रोजेक्ट पकड़ते हैं कि हमारा ग्रोथ का प्लान है, आप घर बना रहे हैं, आप लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, उनको दूर रखना चाहते हैं, लेकिन ये जो है ये एक ऐसा कैंसर है। आई मीन डू वी just take the policy of wait and watch and be defensive about what they are doing, or responding in a better way कि उसको जड़ से खत्म किया जाए, वो जो कैंसर का कारण है, जो आईएसआई और देखिए जब तक मैं इस चीज को कहते हुए मुझे बहुत साल हो गए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप बालाकोट कर लो, एक नहीं 10 कर लो। एक बालाकोट की एयर स्ट्राइक में आप जितने आतंकवादी मारते हो, उतने आतंकवादी वहां पे अगले दिन पैदा होते हैं, नेक्स्ट जी। डे। ठीक है, आप उसको सेलिब्रेट करना है सेलिब्रेट कर लो, आप उस पर ढोल ताशे बजाने हैं, जो करना है कर लो। पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं है। आ, उनके पास हैं लोग, एक्सपेंडेबल्स मतलब है सर। वो है, मतलब उनका यूज क्या है, वो इसीलिए यूज किए जा रहे हैं। जब तक आप पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को आप हिट नहीं करेंगे, जब तक उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, उनके जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो जीएचक्यू रावलपिंडी है, जब तक उनकी अपनी रैंक्स एंड फाइल्स में कैजुअलिटीज नहीं होंगी, वो नहीं सुधरेंगे। आप मुझसे लिख करके ये बात ले लो, मैं पिछले 7-8 साल से ये चीज कह रहा हूँ, और ये तो क्या वो इंडिया को होगा कोई तभी। ऑफेंसिव करना पड़ेगा इसमें, या फिर कोवर्टली हो, या जैसे भी हो, बट दे हैव नहीं, टू टेक हमेशा सम कोवर्टली इनिशिएटिव। करना चाहिए, नहीं नहीं, दे हैव हमेशा टू टेक सम कोवर्टली करना इनिशिएटिव, चाहिए। राइट। नहीं, ऑल दीज ऑपरेशन शुड बी कोवर्ट ऑपरेशंस, मतलब हमेशा कोवर्ट ऑपरेशंस होने चाहिए। यू डोंट नीड टू बोस्ट अबाउट सर्टेन थिंग्स। इट्स ऑलवेज अ स्मार्टर थिंग टू डू कोवर्ट ऑपरेशंस, हमेशा कोवर्ट ऑपरेशंस करके यू हैव टू पास ऑन अ मैसेज। जिस दिन वो मैसेज उनको डिलीवर हो गया अच्छे से, उनको बात समझ में आ गई कि अगर हम ये चीज करते रहेंगे, अगर एक जम्मू में ब्लास्ट होगा तो 24 घंटे में फिर एक ब्लास्ट हमारे यहाँ पे भी होगा रावलपिंडी में, जिस दिन उनको कॉस्ट उसकी समझ में आ गई, वो उस दिन बंद हो जाएगा। they will actually come on table, they will actually use the hotline and they will call your NSA and request for a meeting। तो ये चीज ये चीज एक रियलिटी है, हम इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना हमारे लिए बेटर है। ट्रू। आई थिंक अमन की का तमाशा तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। नथिंग लाइक दैट। राइट। बट ग्रेट डिस्कशन वैभव भाई, थैंक यू फॉर
गिविंग अस द टाइम, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपसे इंटरेक्ट करके अच्छा लगा। आगे और भी काफी कुछ इसमें करने का प्लान है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। Thanks. So I'll just have a quick appeal for our audience or viewers. Please subscribe कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा like कीजिए और अपने comments दीजिए। I think we would like to understand from our viewers के उनका क्या मानना है, उनका क्या सोचना है। ये पाकिस्तान मिलिट्री में के बारे में अगर या इस्टेब्लिशमेंट है, हाउ डज इंडिया नीड टू डील विद दैट। हमारी जो डिस्कशन हुई है उस पर फीडबैक दीजिए, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।